चलिए, पिछले क्लास में हम लोग ने कास्केडिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा था ना। जो लोग मौजूद थे उनको पता होगा कास्केडिंग इफेक्ट का क्या मतलब था। टैक्स ऑन टैक्स, यही मेन रीजन है किसके आने का, जीएसटी के आने का। क्योंकि जो पिछला वाले के हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने ये देखा था कि किसी चीज पे टैक्स पड़ा है, जब वो दूसरे के पास जाता है तब उस टैक्स पर भी हमको क्या देना पड़ रहा था, टैक्स देना पड़ रहा था। इसको क्या कहते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को हटाने के लिए कौन सा कंसेप्ट आ गया था, बेसिकली जीएसटी। जो उन्होंने दूसरे एग्जाम्पल में देखा था, आपको याद है, एक प्री जीएसटी पढ़ा था और दूसरा पोस्ट जीएसटी पढ़ा था, जहां पर हम वैल्यू को अलग कर लेते हैं और टैक्स को अलग करते हैं। वैल्यू पे हम फिर से टैक्स लगाते हैं लेकिन टैक्स पे दोबारा टैक्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो एक तो वो पढ़ लिया था। आज हम लोग एक छोटे टॉपिक की बात कर लेते हैं, सेक्शन इसकी बात कर लेते हैं, लेवी एंड कलेक्शन की। इसकी बात कर रहे हैं, लेवी एंड कलेक्शन। लेवी का मतलब है टैक्स कब लगेगा, ठीक है, और कलेक्शन का क्या मतलब है, कब टैक्स कलेक्ट होगा, कब लिया जाएगा। तो इसमें 3-4 सेक्शंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। एक है आपका सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9। सेक्शन 7 किस चीज की बात करता है, स्कोप ऑफ सप्लाई की बात करता है। किसकी बात करता है, स्कोप ऑफ सप्लाई की बात करता है। ठीक है, सेक्शन 8 किसकी बात करता है, टैक्स ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई पे। इस पे कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, ये मेरे ख्याल से जहां तक आप लोगों ने कंपोजिट और मिक्स सप्लाई पढ़ा होगा। ठीक है, और सेक्शन 9 किस चीज की बात करता है, लेवी एंड कलेक्शन की बात करता है। किसकी बात कर रहा है, लेवी एंड कलेक्शन की। जीएसटी में हम जो चीज पढ़ते हैं या इनडायरेक्ट टैक्स में हम किसकी बात करते हैं, टैक्स कब होता है, सप्लाई की बात करते हैं हमेशा ना, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो टैक्स के लिए किसका इंपॉर्टेंट होना चाहिए, सप्लाई। सप्लाई तो सप्लाई होती क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। अभी तक तो हम सप्लाई की बात कर रहे हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगता है, लेकिन सप्लाई होती क्या है। तो सेक्शन 7 किसकी बात कर रहा है, स्कोप ऑफ सप्लाई। स्कोप का क्या मतलब होता है, विस्तार। सप्लाई में क्या क्या चीजें आएंगी, तो इसके 3-4 पॉइंट्स हैं। एक पहला पॉइंट कहता है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो चीजें होती हैं वो सब सप्लाई है, जैसे सेल है, एक्सचेंज है, बार्टर है, लीज है ना, लाइसेंस है, ये सारी चीजें क्या है, सप्लाई है। उसके बाद दूसरा पॉइंट किसके बारे में बोलता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी क्या है, सप्लाई है। तीसरा बोल रहा है कि जो शेड्यूल 1 में जो चीजें हैं वो भी क्या है, सप्लाई है। तो ये सारी चीजें मिलाकर क्या है, सप्लाई है। और अगर ये गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होती है तो उस पर हमें क्या लगाना है, टैक्स लगाना है। ठीक है, सेक्शन 8 चीज किसकी बात करता है कि कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। इसी को आइडिया, कंपोजिट मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, बंडल ऑफ सर्विसेज, कंपोजिट सप्लाई का मतलब है कि जब एक से ज्यादा चीजों को मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। मिक्स सप्लाई का भी वही मतलब है, जहां 2 या 2 से ज्यादा चीजों को हमने क्या बना दिया है, ग्रुप बना दिया है, बंडल। जैसे आप देखते होंगे कहीं मॉल गए तो एक इतना बड़ा पैकिंग है, बास्केट, उसमें चॉकलेट भी है, टॉफी भी है, 10 तरीके की चीजें हैं, है ना। तो ये कैसी सप्लाई है, मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है जो चीज है उसके संग कोई एक और चीज जुड़ी हुई है जिसको हम अलग नहीं कर सकते। तो एक पे टैक्सेबिलिटी क्या होती है कि जो मेन प्रोडक्ट होता है, प्रिंसिपल प्रोडक्ट, जैसे हमने एयर का टिकट लिया तो उसके संग खाना फ्री है ना, तो हम खाने को अलग नहीं करते, वो टिकट में भी उसकी कॉस्ट क्या है, इंक्लूडेड है। तो मेन प्रिंसिपल आइटम हमारा क्या है, टिकट है, उस पर हम क्या पे कर देते हैं, टैक्स पे कर देते हैं। और जो दूसरी तरीके का होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल आइटम होता है, जैसे 10 चीजें हैं तो उसमें 10 पे जिस प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा टैक्स का रेट होगा वही पूरे पे क्या हो जाएगा, टैक्स का रेट हो जाएगा। जैसे किसी पे 5 है सपोज, किसी पे 8 है, किसी पे 18% है, तो पूरे बंडल का कितने रेट से टैक्स लग जाएगा, 18% से।
और अगर प्रिंसिपल आइटम की बात करते हैं तो प्रिंसिपल आइटम का जो रेट होगा फिर उसी रेट से दूसरे आइटम भी क्या हो जाएंगे, उन पे भी टैक्स लग जाएंगे। तो ये क्या बात हुई मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई की। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है वो आपका कौन है, सेक्शन 9। सेक्शन 9 में कितने पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट। सेक्शन 9 बताता क्या है कि कब टैक्स लगेगा, किस पे टैक्स लगेगा, है ना। दूसरी चीज क्या बताएगा, किस पे टैक्स अभी जीएसटी नहीं लग रहा है ना। तो आपको वो 5 आइटम पता है जिसपे अभी टैक्स नहीं लग रहा है। कौन से आइटम है वो, जिसपे जीएसटी नहीं लग रहा है अभी, सर फ्यूल और पेट्रोल, सर इलेक्ट्रिक बिल, हाँ सर हाँ वो नहीं, जो 5 मेन आइटम है जिसको अभी एक्सक्लूड कर रखा है सेक्शन 9(2). सेक्शन 9(1) की एक हम बात कर ले रहे हैं, 9(2) की बात करेंगे, 9(3) की बात करेंगे, 9(4) की बात करेंगे और 9(5) की बात करेंगे। 9(1) किस बारे में बताता है कि किस पे टैक्स लगेगा, कितना लगेगा, है ना, और वो टैक्स पे कौन करेगा। ये कौन सा सेक्शन बता रहा है, 9(1). तो जो जीएसटी की डेफिनेशन आई है, जीएसटी की डेफिनेशन ने एक चीज को जीएसटी के डेफिनेशन से बिल्कुल ही बाहर कर दिया स्कोप से। वो क्या चीज है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये जो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, इस पे जीएसटी कभी भी नहीं लगेगा, ना अभी लग रहा है ना फ्यूचर में भी कभी लगेगा, क्योंकि जो जीएसटी की डेफिनेशन है उसमें से अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पूरी तरीके से क्या कर दिया है, बाहर ही कर दिया कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। कभी भी नहीं मतलब आगे भी कभी नहीं लगेगा। और ये जो 5 चीजों की बात कर रहे हैं, जो सेक्शन 9(2) बताता है, वो ये बता रहा है कि इन 5 चीजों पर अभी जीएसटी नहीं लग रहा है, लेकिन फ्यूचर पे इन पे जीएसटी लग सकता है। ठीक है। सेक्शन 9(3) किसके बारे में बताता है, सेक्शन 9(3) बताता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं, आरसीएम, जो जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बताता है वो कौन सी गुड्स और वो कौन सी सर्विसेज हैं जिन पे आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। किस बेसिस पे लगेगा, आरसीएम, जिसको क्या कहते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। 9(4) बताता है अनरजिस्टर्ड डीलर, रजिस्टर्ड डीलर में जो ट्रेड हो रहा है। और 9(5) क्या बताता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में। ठीक है। तो एक तो ये 9(1) की जो बड़ी सी डेफिनेशन है वो हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। 9(1) क्या कह रहा है, देयर शैल बी लेवाइड। देयर शैल बी लेवाइड का क्या मतलब है, कुछ लगेगा। देयर शैल बी लेवाइड, कुछ लगेगा। फिर आगे क्या कह रहा है, टैक्स कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो कुछ लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स का नाम दिया है। फिर क्या कह रहा है, ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज, किस पे लगेगा, सब इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे लगेगा। किस पे नहीं लगेगा, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर नहीं लगेगा। तो कितने पॉइंट्स आए शुरुआत में, 4। पहला क्या कह रहा है कि देयर शैल बी लेवाइड, कुछ लगेगा। क्या लगेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलेंगे। ठीक है। फिर क्या बोला था तीसरे पॉइंट, किस पे लगेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगेगा। चौथा पॉइंट बोला किस पर नहीं लगेगा, किस पर नहीं लगेगा, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर नहीं लगेगा। किस पे लगेगा, जो वैल्यू डिटरमाइन होगी अंडर सेक्शन 15। सेक्शन 15 जीएसटी का क्या बताता है कि हम कैसे वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का करते हैं, क्योंकि उसी वैल्यू पे क्या लगता है, जीएसटी लगता है। तो 5वां पॉइंट क्या बोला, ऑन वैल्यू डिटरमाइन अंडर सेक्शन 15। फिर किस रेट से लगेगा, जो रेट नोटिफाइड होंगे, जो रेट नोटिफाइड होंगे, जो 5%, 18%, जो भी रेट स्पेसिफाइड है। ठीक है, उस रेट से लगेगा। आगे क्या कह रहा है, कैसे कलेक्ट होगा, जो मैनर बताया गया जीएसटी में, और उसको पे कौन करेगा, जो टैक्सेबल
पर्सन होगा वो उसको क्या करेगा, पे करेगा। टैक्सेबल पर्सन कौन होगा? टैक्सेबल पर्सन वो होगा जो टैक्सेबल टेरिटरी में होगा। टैक्सेबल टेरिटरी का क्या मतलब है? जैसे हम भारत में रह रहे हैं और हम अमेरिका में रह रहे हैं, तो अमेरिका वाला इंडिया का जीएसटी नहीं पे करेगा। जो भारत में रह रहा है वो टैक्सेबल टेरिटरी में रह रहा है, जो भारत के बाहर रह रहा है वो टैक्सेबल टेरिटरी में एज पर इंडियन जीएसटी नहीं है। तो टैक्सेबल टेरिटरी में होना क्या है, जरूरी है टैक्स पे करने। तो 9(1) ने किसके बारे में बात करी कि देयर शैल बी लिवाइड, क्या लगेगा, टैक्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलेंगे। देयर शैल बी लिवाइड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तीसरा पॉइंट क्या था, किस पे लगेगा, इंटरेस्ट रेट सप्लाई पे लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर नहीं लगेगा, किस अमाउंट पे लगेगा, जो वैल्यू डिटरमाइन होगी अंडर सेक्शन 15, किस रेट पे लगेगा, जो प्रेस्क्राइब रेट होंगे, किस मैनर से लगेगा, जो मैनर बताया गया है, पे कौन करेगा, जो टैक्सेबल पर्सन होगा वो उस टैक्स को पे करेगा। ये किसने बताया, 9(1). देखो ये जो सेक्शंस लॉ में आता है तो सेक्शन का रेलिवेंस या इंपॉर्टेंस क्या है, क्या है सेक्शन का रेलिवेंस, सेक्शन क्यों पढ़ते हैं, उसके बारे में पता चलेगा, उसके बारे में। अब ये बुक है ना, अब हमने बता दिया कि लेवी एंड कलेक्शन लिखा है पेज नंबर 17 पे, तो फाइंड आउट करना क्या हो गया है, आसान हो गया। अगर हमने कहा लेवी एंड कलेक्शन है, आपने पेज नंबर 17 खोला, आपको वहां पर मिल गया। अगर पेज नंबर बुक में ना हो, केवल हमने बता दिया ये टॉपिक ढूंढ दो, तो समय लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। जीएसटी या कोई भी चीज बहुत बड़ा लॉ है और उसमें हर क्या दे रखा है, सेक्शंस में डिवाइडेड है, चैप्टर्स में डिवाइडेड है चीजें, ताकि उस चीज को लोकेट करना, फाइंड करना इजी रहे। दूसरी बात, सेक्शन बताता क्या है कि ये चीज वहां पर लिखी है इस सेक्शन में, है ना। अगर तुम किसी को बताओगे कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगता है, तो उसने पूछा तुम्हारे पास क्या एविडेंस है, तो तुम क्या बताओगे, सेक्शन 9 के सब क्लॉज 1 में ये लिखा होगा। और लॉ का मतलब क्या है, जो चीज लिखी गई है, जो चीज बताई गई है, वो हमको मानना है, हमारे ना मानने से कोई भी उसके ऊपर असर नहीं है ना। तो इसलिए सेक्शन का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन, जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई भी जज निर्णय देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीजन डिसीजन बोलते हैं। और रीजन डिसीजन का क्या मतलब होता है, वो भी बताता है कि इस धारा के अंतर्गत इस चीज में हमने ये डिसीजन सुनाया। तो आपको आगे कोई भी पूछे कि वो 5 चीजें जिन पे जीएसटी नहीं लगता वो कहाँ लिखा है, तो आप क्या बता सकते हैं, सेक्शन 9(2) में वो 5 चीजें हैं जिन पे अभी भी जीएसटी नहीं लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में उन पे जीएसटी लग सकता है। तो वो 5 चीजें हैं कौन कौन सी, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, टरबाइन एविएशन फ्यूल और इलेक्ट्रिक बिल सब उस पे वो सब नहीं है, जो 5 चीज अभी एक्ट नहीं बोल रखा है। एक है आपका पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, टरबाइन एविएशन फ्यूल और क्रूड ऑयल। इन 5 चीजों पर जीएसटी नहीं लग रही है, लेकिन फ्यूचर में लग सकता है। लेकिन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी कभी भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब 9(3) किसके बारे में बात करता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात करता है। ये आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या, ठीक है। अभी तक जो आप लोग ने जीएसटी में पढ़ा है, जीएसटी में टैक्स पे करने के 2 तरीके हैं। एक को हम क्या कहते हैं, सबको दिख रहा है ठीक से, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसको शॉर्ट में हम क्या कह देते हैं, आरसीएम। और ये कौन सा सेक्शन बता रहा है, अभी हमने बताया सेक्शन 9 सब क्लॉज 3 बताता है वो कौन सी गुड्स और सर्विसेज हैं जिन पे आरसीएम बेसिस पर हम टैक्स पे करते हैं। सबसे पहले इसको बताने के पहले ये बात कर लेते हैं कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। एक होता है सप्लायर, है ना,
चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो। और एक कौन होगा? रेसिपिएंट, या उसको भी हम क्या कह सकते हैं? रिसीवर, है ना। इसमें 500 रुपए का एक सामान लिया, परचेज किया, उस पर इसमें कुछ वैल्यू एडिशन जो पिछले क्लास में हमने बात करी थी, प्रॉफिट ऑफिट जोड़ा, सपोज 100 रुपये जोड़ दिया, कितना हो गया? 600। सपोज 10% टैक्स लग गया, कितना हो गया? 60, है ना। 660 रुपये ये जो क्या कहलाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? टैक्स इनवॉइस, है ना। टैक्स इनवॉइस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें इसमें टैक्स लगा के बिल दे दिया। ये जो सप्लायर है ये बिल किसको दे देगा? रिसीवर को। समझ लो मिस्टर ए सप्लायर थे और मिस्टर बी कौन हो गए? रिसीवर। इनको ये 660 रुपए का बिल मिला, इन्होंने ये 660 रुपए किसको दे दिए? मिस्टर ए को दे दिए। मिस्टर ए ने क्या किया? 600 रुपए अपने पास रख लिए और 60 रुपए किसको दे दिया? गवर्नमेंट को दे दिया। ये सिंपल जीएसटी का मैकेनिज्म है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, है ना। अभी तक यही समझते हैं। पिछले क्लास में उन्होंने एक आईटीसी की भी बात करी थी, जो आप ध्यान रखिएगा। आईटीसी क्या होता है? आईटीसी जो हम इनपुट टैक्स पे करते हैं उसी को हम किस तरह बुक कर लेते हैं? आईटीसी। और जब हम आउटपुट टैक्स पे करते हैं तब उसमें से वो इनपुट टैक्स क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो ये जो आउटपुट टैक्स से हम इनपुट टैक्स माइनस करते हैं, तो ये जो इनपुट टैक्स है ये क्या है? हमारा आईटीसी है। ये पिछले क्लास में हमने बताया था कि जैसे ही हम इनपुट टैक्स पे करते हैं वैसे ही उस इनपुट टैक्स को हम किसकी तरह ले लेते हैं? बुक कर लेते हैं आईटीसी। अब फ्यूचर में जो हम टैक्स पे करेंगे आउटपुट, उसमें से हम वो क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। ठीक है। नींद बहुत आ रही तुम लोग की। ये रीजन है हम हमेशा अपने क्लास में बोलते हैं लास्ट सीन 4 AM। लास्ट सीन 4 AM का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ नहीं, जैसे व्हाट्सएप खोला हमने तो किसी का लास्ट सीन दिख रहा है, तो लास्ट सीन 4 AM का क्या मतलब है? दो चीज़, या तो 4 बजे सुबह उठे तब व्हाट्सएप खोला सबसे पहले, क्योंकि दो ही काम है, एक सोने से पहले भी व्हाट्सएप देखकर ही इंसान सोता है और उठने के तुरंत बाद भी सबसे पहले व्हाट्सएप ही चेक करता है। तो 4 AM का क्या मतलब है? या तो सुबह 4 बजे उठ के उसने फ़ोन ऑन किया है या 4 बजे सोकर उसने फ़ोन रखा है। तो जो सो रहा है इसका मतलब वो 4 बजे तक जगा है, उसके बाद वो सोया। कितने बजे तक व्हाट्सएप रहते हो टाइम ऑनलाइन रात में? 4 बजे तक। हाँ, सुबह कितने बजे तक व्हाट्सएप ऑनलाइन रहते हो? सर रात में जब मैं सोते हैं तो सुबह सर 3-4 बजे तक होते हैं। तो वही क्या चलिए चार्ज आते हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है? इसको हम सिंपल क्या कहते हैं? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जो हम आप हमेशा देख रहे हैं। ठीक है। अब हम दूसरा किसकी बात करने जा रहे हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि जहां पर ये जो रेसिपिएंट है, अगर यही केस किसका और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, तो ये मिस्टर बी क्या करेगा? मिस्टर बी 600 रुपए किसको दे देगा? ए को, और 60 रुपए किसको पे कर देगा? फॉरवर्ड चार्ज में भी यही पे कर रहा है, रिवर्स चार्ज में भी यही पे कर रहा है, लेकिन फॉरवर्ड चार्ज में ये किसको दे रहा है? ए को, और ए किसको पे कर रहा है? गवर्नमेंट को। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मिस्टर बी ने क्या किया? खुद ही गवर्नमेंट को पे किया। ये क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ऐसा कुछ है कि तुम ब्रेड लेने गए, बिस्किट लेने गए, तो दुकानदार ने क्या किया? भैया जीएसटी तुम पे कर देना, हम नहीं पे करेंगे, है ना। तो ये पॉसिबल है। या हम कोई भी छोटा मोटा सामान खरीदने गए जो 10 बार इंसान खरीदने जाता है, हम नहीं, हमारी कॉलोनी में 50 लोग हैं तो 40 लोग सुबह ब्रेड खरीदने जरूर जाएंगे, दूध खरीदने जरूर जाएंगे। तो क्या दुकानदार ये कहता है हम तो मेरे पैसे दे दो, जीएसटी तुम पे कर देना?
तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हम बात तो यही कर रहे हैं। हम कौन है? रिसीवर है। हम ब्रेड खरीदने गए, जो दुकानदार है वो कौन है? सप्लायर है। तो क्या वो हमसे कहता है कि भैया तुम पे कर देना, हमको केवल मेरा पैसा दे दो? नहीं। तो क्या ये हर चीज में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पॉसिबल हो पाएगा? वरना आप क्या कहेंगे कि सर जब किसी को पे करना है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का यूज ही क्या है? यही पे कर दें। लेकिन हर चीज में ये चीज पॉसिबल नहीं है। हम दसियों बार छोटे मोटे सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार अगर हमसे कहने लगे आप टैक्स पे करिए तो वो चीज सही नहीं होगी। तो इसीलिए काफी सारी चीजों में कौन सा मैकेनिज्म चलता है? फॉरवर्ड चार्ज। जो सप्लायर है वही टैक्स पे करेगा, लेकिन लेगा किससे? हमसे लेगा। लेकिन कुछ ऐसी गुड्स और सर्विसेज हैं, और वो कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हैं? जो सेक्शन 9(3) ने बताया है कि ये कुछ गुड्स हैं, ये कुछ सर्विसेज हैं जिन पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे टैक्स पे होगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे टैक्स पे नहीं। तो क्या सप्लायर और बायर डिसाइड कर ले तुम दे दो टैक्स, नहीं तुम दे दो टैक्स? ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम क्या तुम दे दो, वो कहे तुम दे दो, तो तुम में तो लखनऊ का फिर वही गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तो है आप दीजिए, नहीं आप करिए, है ना। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सेक्शन 9(3) क्लियर कर रहा है कि यही गुड्स हैं, यही सर्विसेज हैं जिन पे RCM लगेगा। और इसका मतलब क्या है? जहां पर रिसीवर टैक्स पे करेगा, सप्लायर टैक्स पे नहीं करेगा। इतना सबको समझ में आ रहा है? एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंश्योरेंस सब जानते हैं ना? इंश्योरेंस तो एक क्या होती है? इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ये कंपनी है बड़ी इंश्योरेंस की। इसके 50 कौन होंगे? एजेंट काम करते हैं ना। तो एजेंट तो बहुत सारे हैं। तो कंपनी क्या कर रही है? सर्विस दे रही है। सर्विस दे रही है कि ले रही है? ले रही है। किससे ले रही है? एजेंट से। एजेंट से सर्विस ले रही है ना। हम अगर एजेंट होंगे तो हम अपनी सर्विस किसको दे रहे हैं? कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी के क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। तो अगर ये नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का केस होता तो जो सर्विस प्रोवाइडर है कौन? एजेंट, वो टैक्स देते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ना। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करता कौन है? रिसीवर। लेकिन गवर्नमेंट को कौन पे करता है? सप्लायर। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से अगर इस एक एग्जाम्पल को हम देखें तो यहाँ पर सर्विस सप्लायर कौन है? एजेंट। सर्विस रिसीवर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी है। तो एक इंश्योरेंस कंपनी के हजारों कौन हो सकते हैं? एजेंट हो सकते हैं। तो सरकार क्या अब हर एक एजेंट को पकड़े? भैया टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो? नहीं, सरकार ने केवल किसको सीधे पकड़ लिया? इंश्योरेंस कंपनी को। भैया हम तुमसे टैक्स ले लेंगे, बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम एजेंट से क्या करते रहो? टैक्स वसूल करते रहो। तो ये किस चीज का केस हो गया? रिवर्स चार्ज। जहां पर सर्विस रिसीवर क्या कर रहा है? टैक्स पे कर रहा है, सर्विस सप्लायर टैक्स पे नहीं कर रहा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, एडवोकेट्स की फर्म है। तो काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जिनको हमने किस में रख दिया है? RCM में रख दिया। और RCM का मतलब है वेयर रिसीवर ऑफ सर्विसेज विल गोइंग टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, नॉट द सप्लायर ऑफ सर्विस। तो ये एक देखो, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं और वो सर्विसेज को हमें किस में पढ़ना है? डिटेल में पढ़ना है। ये तो हमने बहुत हल्के में आपको बता दिया, जस्ट एक लेमैन लैंग्वेज में, कि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब होता क्या है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब जहां रिसीवर क्या करेगा? टैक्स पे करेगा, जहां पर सप्लायर टैक्स पे नहीं करेगा। हालांकि मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सेम ही है इस सेंस में कि लायबिलिटी इज ऑलवेज ऑन द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। बट इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म रिसीवर सप्लायर को पे करता है, सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। बट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रिसीवर डायरेक्टली पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट। ये क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कंसेप्ट। बहुत सारी गुड्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो एक बार आप लोग देखिएगा कि हाँ। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। GTO होता है,
जिसको हम क्या कहते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो ये वो जीटीए का यहाँ पर मतलब है जो व्हीकल्स हैं, ट्रक हैं, जो सामान को बाय रोड इधर से उधर पहुंचाते हैं। तो जो जीटीए वाला कंसेप्ट है, पहले जीटीए बहुत अनऑर्गेनाइज मार्केट थी, किस ट्रक में किसका सामान जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किसको जा रहा है, कुछ ज़्यादा आता पता नहीं रहता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको जीटीए के जो मालिक थे, जो ट्रक ओनर ये सब थे, उनको क्या बोला कि हम जीटीए की सर्विसेज को किस में ला रहे हैं, टैक्स में ला रहे हैं। हम आपसे क्या लेंगे, टैक्स। ये लोग क्या हो गए जीटीए वाले, नहीं भैया हम क्यों टैक्स दें, अभी तक तो नहीं देते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, अरे हम तुमसे नहीं ले रहे हैं, तुम जिसका सामान लेकर आ रहे हो हम उससे लेंगे टैक्स। तो ये जीटीए वाले खुश हो गए, चलो टैक्स हमको देना नहीं पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने पहले टैक्स किससे लेना शुरू किया, जो लोग सामान आपकी ट्रक में देते थे, है ना। जो सर्विस कौन थे, रिसीवर। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कौन है, सर्विस प्रोवाइडर। ई रिक्शे पे जाते हो तुम उसको अपनी सर्विस दे रहे हो कि वो तुमको अपनी सर्विस दे रहा है, वो दे रहा है ना। तो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर कौन था, ट्रक वाले, जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते थे। तो उसको लाने के लिए टैक्स में गवर्नमेंट ने क्या किया, उनसे ये कहा कि जिसका सामान तुम लेकर आओगे हम उससे टैक्स लेंगे। तो वो लोग राजी हो गए। फिर जब उनसे टैक्स लेने लगे तब धीमे से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि अब हम तुमको ऑप्शन दे रहे हैं। तो जीटीए एक ऐसी सर्विस है जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे भी टैक्स पड़ सकता है और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में पड़ेगा तो 18% से पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पड़ेगा तो 5%। ठीक है। तो ये सेक्शन 9(4) किसके बारे में बता रहा है, अभी हमने बताया था 9(4) रजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड डीलर। और 9(5) किसके बारे में बताएगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में बताएगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर फिर से बहुत बड़ा चैप्टर है। ई कॉमर्स ऑपरेटर का क्या मतलब है, जैसे आपको पता है ये फ्लिपकार्ट है ना। तो फ्लिपकार्ट में यहाँ पर क्या होता है, सबका अलग अलग का सामान है। तो हम क्या करते हैं, हम फ्लिपकार्ट को बोलते हैं, या जो फ्लिपकार्ट में यहाँ पर मतलब मिस्टर ए ने अपना सामान लगा रखा है, तो मिस्टर ए को कहेंगे कि यार ये सामान आप हमको भेज दीजिए। तो ये जो फ्लिपकार्ट है, ये इसका काम क्या है, ये केवल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पर लोग अपने अपने सामान को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, है ना। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे बताओ, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगता है कि केवल आईजीएसटी लगता है। अच्छा, वो आप लोग ने पढ़ा होगा ना कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसको किसको कराना है। नहीं, जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसको किसको, जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कराना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को कराना है, जिसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है उसको कराना है। कुछ ऐसा पढ़ा है ना। चलो अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, वरना फिर फंस जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। कोई कंफ्यूजन हो रहा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में? अगर आप कोई पूछे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है, तो आप एक एग्जांपल से उसको एटलीस्ट बता सकते हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है। जहां पर रिसीवर ऑफ गुड्स या सर्विसेज डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कंसेप्ट आया क्यों, ताकि कुछ चीजों को आसानी से हम कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी वाले ही केस है, यहाँ पर एजेंट बहुत ज्यादा है, तो इतना फीजिबल नहीं है कि हम एक एक एजेंट को पकड़ते रहेंगे कि भैया टैक्स पे करो। तो वहां पर क्या फायदेमंद है कि हमने सीधे किसको पकड़ लिया, कंपनी को पकड़ लिया। तुम्हारे कितने एजेंट हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम टैक्स किससे वसूल करेंगे, तुमसे वसूल करेंगे। तो आरसीएम का कंसेप्ट आया क्यों, कुछ चीजों को आसान करने के लिए आरसीएम का कंसेप्ट आया। लेकिन हर चीज में आरसीएम लागू नहीं होगा, केवल उन्हीं गुड्स और सर्विसेज पे होगा जिन पे 9(3) ने बताया। ठीक है, तो फिर अगले क्लास में हम लोग कोई और एक छोटा सा जीएसटी का टॉपिक लेंगे जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। कोई क्वेरीज होगी तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, थैंक यू।